Good afternoon, students. This is Ritika Srinidhi from the Department of Electronics and Communication Engineering from Delhi Polytechnic. And I'm the faculty, and I'm going to teach you the subject of system communication. And today our topic is aliasing. So, I just want to illustrating. Please, few of you join, and then we will start. Good morning, everyone. Good morning, ma'am. ओके, मैं ज्वाइन किया, बाकी सबको ज्वाइन करने बोलो। में थोड़ा लिख दो ना तुम लोग। सब कोई जल्दी ज्वाइन करना। ओके, 9 people are there. Okay, let's start. First of all, हम ये कहना चाहेंगे कि मॉड्यूल में तुम लोग को अटेंडेंस हम क्रिएट कर दिए हैं। ओके, तो मॉड्यूल में क्लास का जो भी टाइमिंग है, जैसे कि आज टाइमिंग है 11 से 12, तो 11 से 12 के बीच में कभी भी मॉड्यूल में घुस के तुम लोग अपना अपना अटेंडेंस मॉड्यूल पे बना देना। और जैसे कि ट्यूसडे और थर्सडे को तुम लोग का रहता है 12 बजे से 1 बजे का जो क्लास रहता है, वो 12 बजे से 1 बजे के बीच में तुम लोग मॉड्यूल में घुस के उस मॉड्यूल में जैसे तुम लोग पहले अटेंडेंस देते थे वैसे सेम टू सेम अभी भी अटेंडेंस बना लेना। ठीक है, मॉड्यूल में हम अटेंडेंस के लिए सारा जो ये है वो ध्यान में जो है बना के रखे हैं। मॉड्यूल में तुम लोग को ऐड कर दिए हैं, नोटिफिकेशन सबको मिला है, सभी को नोटिफिकेशन आया है मॉड्यूल से कि मॉड्यूल में हम ऐड कर दिए हैं तुम लोग को डिजिटल कम्युनिकेशन में। नहीं आया मैम। हम थोड़ा देर पहले ही किए हैं, तुम लोग अपना अपना मॉड्यूल तो चेक करके देखो। सभी को हम ऐड कर दिए हैं डिजिटल कम्युनिकेशन में। ठीक है, उस पर अटेंडेंस भी तुम लोग बना देना और नोट्स भी उसी पे तुम लोग को मिल जाएगा। और लैब के लिए हम एक तो अलग से बनाएंगे, मतलब लेबोरेटरी वर्क कुछ अलग से बन के रहेगा, उसका भी अटेंडेंस अलग से होगा। उसका भी जो भी तुम लोग का, अच्छा तुम लोग का जो ऑनलाइन का रूटीन है वो पहले जैसा ही है सेम, उसमें कुछ चेंजेस नहीं आया है। तो फिर भी हम उस रूटीन का एक कॉपी मॉड्यूल पे जो है उस पर चढ़ा देंगे, जो कि अभी तक हम नहीं चढ़ाए हुए हैं, चढ़ा देंगे। ठीक है, तो उसमें लैब के टाइम में भी सेम टू सेम घुस के तुम लोग को लैब का अटेंडेंस देना है और लैब का वीडियो होगा या फिर हम मैटलैब में कराएंगे, कुछ भी एक तो तुम लोग का लैब में कराएंगे। तुम लोग का जब तक जितना हुआ है लैब, तुम लोग का कितना लैब हो चुका है बताओ तो हमको कोई। एएस के हो चुका है, एफएस के हो चुका है, पीएस के हुआ है,
दीपक पीएस के नहीं हुआ था। पीएस के नहीं? पीएस हाँ, कौन कुछ बोले तो सुनाई नहीं दिया। के नहीं हुआ। अच्छा, पीएस के नहीं हुआ है तो पीएस के या तो हम मैटलैब में भी करा सकते हैं या तो हम लैब का किट से ही करके दिखा सकते हैं। दोनों में से कुछ भी एक हो जाएगा। ठीक है, तो एएसके और एफएसके का कॉपी लिखना तुम लोग स्टार्ट किए हो? एएसके एफएसके का कॉपी लिखे हो तुम लोग? लैब को नहीं लिखना है। लैब कॉपी लिखे हो? नो नहीं मैम। मैम। तो मैनुअल भी मॉड्यूल पे है। ठीक है, तो मॉड्यूल आज एक बार तुम लोग खोलो, खोल के चेक करके देखो। मैनुअल भी तुम लोग का मॉड्यूल पे है। ठीक है, अगर शो करता है तो बने गुड, अगर शो नहीं करता है तो भी हमको बताओ कि मैम ये शो नहीं कर रहा है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम स्टेप्स लेंगे। ओके, ठीक है। तो ये जो भी ये सारा मैसेज तुम लोग को देना था तो प्लीज अटेंडेंस टाइम टू टाइम दे देना। और फिर असाइनमेंट भी तुम लोग को मॉड्यूल में आएगा, क्विज भी हम लोग मॉड्यूल में करेंगे। पहले जैसा सब कुछ मॉड्यूल में होता था उसी के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, ओके। So now let me share my screen. Just a second. वीडियो ऑफ करते हैं, स्क्रीन शेयर करते हैं। यस मैम, मॉड्यूल में दिया हुआ है एक्सपेरिमेंट्स। दिस इज अलाइजिंग। अच्छा, सैम्पलिंग जो था, सैम्पलिंग का जो टॉपिक था, सैम्पलिंग के टॉपिक में जो लास्ट में इफेक्ट्स ऑफ सैम्पलिंग या फिर सैम्पलिंग के बारे में जो फ्यू पॉइंट्स था वो तुम लोग के लिए क्लियर हुआ है? सैम्पलिंग का बेसिकली सैम्पलिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर है सभी के लिए? ये सब नॉट। अरे कोई तो कुछ बोलो, सैम्पलिंग क्लियर हुआ है कॉन्सेप्ट कि हम लोग सैम्पलिंग क्यों करते हैं? सैम्पलिंग करने का मेन नेसेसिटी क्या है? सैम्पलिंग में जो सैंपल्स होते हैं उसको कितने टाइप से हम लोग डिवाइड करते हैं? और एक चीज हम बोलना चाहेंगे कि तुम लोग पेन और पेपर लेके बैठो। जैसे क्लास में तुम लोग बैठते हो, हम क्लास में जैसे रेगुलर लेक्चर होता है उसके हिसाब से तुम लोग क्लास में नोट्स लेते हो, उसी की तरह यहाँ भी तुम लोग पेन और पेपर लेके बैठना। ओके, कॉपी पेन लेके बैठना। ओके मैम। तो सैम्पलिंग में किसी को कोई दिक्कत है? अब क्या बताए, बताओ। तुम लोग कुछ नहीं बोल रहे हो, हमको कैसे पता चलेगा कि तुम लोगों को कोई मतलब प्रॉब्लम है कि नहीं है? अब एनालाइजिंग जो पढ़ाएंगे वो सैम्पलिंग के ऊपर ही है। देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, इफेक्ट ऑफ अंडर सैम्पलिंग, दैट इज एनालाइजिंग। तो अंडर सैम्पलिंग क्या होता है, ओवर सैम्पलिंग क्या होता है? अगर सैम्पलिंग कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो तुम लोग को कैसे पढ़ाएंगे? तुम लोग कुछ नहीं बोलते हो। तो सैम्पलिंग में मेरा क्या था बेसिकली? सैम्पलिंग में हम बताए थे सैम्पलिंग में मेरा क्या था? फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास एक तो वेव था इस तरीके से, एक मेरा एनालॉग वेव था जो कि इस तरीके की जगह में था। उसको हम लोग क्या करते थे, अलग अलग टाइम के हिसाब से उसको हम लोग ऐसे ऐसे अलग अलग सैंपल्स के हिसाब से हम लोग उसको ड्रॉ, मतलब बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं कि जब हम लोग सैम्पलिंग करते हैं तब अलग अलग टाइम इंस्टेंसेस में उसका जो एम्पलीट्यूड है उसका वैल्यू को हम लोग नोट डाउन करते हैं।
या फिर हम लोग बोल सकते हैं उसका वैल्यू को हम लोग देख लेते हैं, और जो रिमेनिंग पोर्शन होता है मींस एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में हम लोग उसका जो एम्पलीट्यूड का वैल्यू है उसको हम लोग काउंट करते हैं, और एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में उसको हम लोग काउंट नहीं करते हैं। तो जहाँ पे हम लोग उसको टाइम काउंट नहीं करते हैं, टाइम काउंट नहीं मतलब जहाँ पे उसका एम्पलीट्यूड का वैल्यू को हम लोग काउंट नहीं करते हैं, वो मेरा क्या हो गया, जहाँ पे हम लोग काउंट नहीं करते हैं वो मेरा हो गया 0 स्टेट, और जहाँ पे उसको हम लोग काउंट करते हैं वो मेरा हो गया 1 स्टेट। तो और ये जो 1 स्टेट सब है इस सबको हम लोग बोलते हैं सैंपल्स, और एक्सक्यूज मी, उस सबको हम लोग बोलते हैं सैंपल्स। और ये जो सैंपल्स है वो 3 तरीके का हो सकता है, या तो हो सकता है आइडियल सैंपल्स, या तो हो सकता है नेचुरल सैंपल्स, या तो हो सकता है फ्लैट टॉप सैंपल्स। और फ्लैट टॉप सैंपल्स में क्या होता है, फ्लैट टॉप सैंपल्स में जब सैंपल स्टार्ट होता है या फिर जब उसको एम्पलीट्यूड मिलता है, उस कंडीशन का जो एम्पलीट्यूड का वैल्यू है उस वैल्यू को एक सर्किट की मदद से हम लोग होल्ड करके रखते हैं। उस सर्किट को हम लोग बोलते हैं सैंपल एंड होल्ड सर्किट। और वो कब तक मेंटेन होता है, उस वैल्यू को वो कब तक होल्ड करके रखता है, जब तक उसको 0 ना मिल जाए, या फिर जब तक उस सर्किट को 0 ना मिल जाए तब तक वो जो इनिशियल जो वैल्यू है वो उस वैल्यू को होल्ड करके रखता है। और उसके कारण क्या होता है कि थ्रू आउट द टाइम पीरियड, जो कि सैंपलिंग का टाइम पीरियड है या फिर एक सैंपल का जो टाइम पीरियड है, थ्रू आउट दैट टाइम पीरियड क्या होता है, वो सेम वैल्यू को या फिर सेम एम्पलीट्यूड को मेंटेन करके रखता है। जिसके कारण क्या हो जाता है, जिसके कारण जो मेरा उस सैंपल्स का जो टॉप पोर्शन होता है, वो हर एक सैंपल्स का टॉप पोर्शन जो है वो फ्लैट हो जाता है, मतलब उसमें एम्पलीट्यूड का कोई भी वेरिएशन नहीं होता है। ठीक है। और सेकेंडली क्या है कि ये जो हम लोग सैम्पलिंग करते हैं तो ये सैम्पलिंग किस रेट पे होगा, हर एक सैंपल्स का जो डिस्टेंस है वो फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वी डिस्टेंस होना चाहिए, कि एक सैंपल के साथ दूसरे सैंपल का जो डिस्टेंस होगा और दूसरे सैंपल के साथ तीसरे सैंपल का जो डिस्टेंस होगा, वो जो डिस्टेंस है वो सारा डिस्टेंस क्या होगा, सेम रहेगा। ठीक है। तो इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि जो मेरा सैंपल्स का डिस्टेंस है वो सैंपल का डिस्टेंस मेरा इक्वी डिस्टेंस होना चाहिए। ओहो, हाँ, जो सैंपल्स का डिस्टेंस है वो इक्वी डिस्टेंस होना चाहिए। ओके, ओके। तो सैंपल्स का डिस्टेंस अगर इक्वी डिस्टेंस होगा तो वो कितना डिस्टेंस होगा, यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि मेरा कितना डिस्टेंस होगा। इक्वी डिस्टेंस होगा, ये पहला कंडीशन है कि सारा इक्वी डिस्टेंस होना चाहिए, अदरवाइज जो मेरा, क्योंकि अल्टीमेटली क्या करना है, अल्टीमेटली हमको जो सिग्नल है उस सिग्नल को रिकवर करना है। देखो ये जो सैम्पलिंग है, सैम्पलिंग हम लोग किस लिए करते हैं, सैम्पलिंग बेसिकली हम लोग करते हैं कि मेरा जो एनालॉग सिग्नल है उस एनालॉग सिग्नल को हम लोग डिजिटली कन्वर्ट कर पाए, और जो भी सिग्नल मेरा नेचर में जनरेट होता है या फिर जो भी सिग्नल्स को लेके कम्युनिकेशन सिस्टम में या फिर कम्युनिकेशन का जो वर्ल्ड है, जो दुनिया है कम्युनिकेशन का, दुनिया में जो कुछ भी सिग्नल्स को लेके हम लोग बात करते हैं, सारा सिग्नल्स या तो मतलब मैक्सिमम केसेस में सारा सिग्नल या तो एनालॉग सिग्नल है, आई मीन या तो ऑडियो सिग्नल है या तो वीडियो सिग्नल है। ठीक है, एक कॉमनली का बात है। अब अगर सैटेलाइट कम्युनिकेशन में हम लोग चल जाएंगे और वहां पे हम लोग को सैटेलाइट के साथ अर्थ स्टेशन का जो कम्युनिकेशन करना होगा, वहां पे जो मेरा सिग्नल होगा वो कुछ और सिग्नल होगा, लेकिन बेसिकली अगर देखा जाए वहां पे भी जो भी मैसेजेस होता है जो भी है वो ऑडियो मैक्सिमम जगह पे वो, और उसका जो मैसेज इंफॉर्मेशन कॉन्टेंट होता है वो या फिर ऑडियो या फिर वीडियो सिग्नल्स का ही कंटेंट होता है। उसके बाद उसको हम लोग कैरियर देके, कितना भी हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर देके उसको हम लोग मॉड्यूलेट करके उसको सेंड रिसीव करते हैं। दैट इज द सेकेंडरी थिंग। ओके, तो जो भी सिग्नल्स यहाँ पे जनरेट हो रहा है, ऑडियो सिग्नल या फिर वीडियो सिग्नल, जो भी सिग्नल जनरेट हो रहा है नेचर में, वो सिग्नल क्या है, सारा मेरा एनालॉग सिग्नल है, मींस कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल है, एनालॉग सिग्नल बोल सकते हैं या फिर हम लोग उसको कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल भी बोल सकते हैं।
लेकिन मेरा जो डिमांड है, मतलब जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होने के कारण जो मेरा डिमांड्स है या फिर जो मेरा फैसिलिटीज हम लोग बोल सकते हैं, हम लोग देख रहे हैं, वो कहाँ पे है? वो मेरा है कि अगर हम लोग डिजिटल डिवाइसेस या फिर डिजिटल का जो कॉन्सेप्ट है, डिजिटल का जो टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी को यूज करके अगर हम लोग सिग्नल को प्रोसेस करेंगे या फिर सिग्नल को मतलब उसका जितना सारा ऑपरेशन है वो करेंगे, तो वो मेरे लिए ज्यादा हेल्पफुल है, ज्यादा सिक्योर है, और भी सारा मेरा जितना सारा बैंडविड्थ का रिक्वायरमेंट के हिसाब से, मतलब जो भी मेरा एडवांस पैरामीटर्स है उसके हिसाब से अगर देखेंगे तो मेरा डिजिटल सिस्टम जो है वो क्या है, ज्यादा रोबस्ट है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो भी मेरा एनालॉग सिग्नल्स है उसको हम लोग को जरूरत पड़ता है कि डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने का। तो इसी का जो पहला स्टेप है दैट इज ओनली नोन एज द सैम्पलिंग। तो यहाँ पे बेसिकली दो चीज है, एक मेरा सिग्नल है, मैसेज सिग्नल है, या फिर जो मेरा मैसेज सिग्नल है वो है मेरा एनालॉग सिग्नल है, उसका एक फ्रीक्वेंसी है, और एक सैंपल्स जो बनेगा वो सैंपल्स का एक फ्रीक्वेंसी है। तो मैसेज सिग्नल का जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम लोग बोलते हैं FM, और जो सैंपल्स का जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम लोग बोलते हैं FS। अब तो मेरा जो सैम्पलिंग है, सैम्पलिंग का कॉन्सेप्ट या फिर सैम्पलिंग का जो बेसिक मेरा रिक्वायरमेंट होता है वो क्या होता है कि FS is greater than or equals to twice of FM, जो कि हम लोग लास्ट डे देखे थे। यहाँ पे देखो क्या है कि इसका कंडीशन क्या है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। इसका कंडीशन क्या है कि FS is twice equals to greater than or twice equals to twice of FM, जहाँ पे FS क्या है, FS stands for sampling frequency and FM हो गया क्या, FM हो गया मेरा जो मेरा मैसेज सिग्नल है उसका फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये एक आइडियल कंडीशन है। अब इसका अगर ऊपर नीचे कुछ होगा तो क्या है, जो मेरा नॉर्मल कंडीशन होगा सैम्पलिंग का वो कंडीशन मेरा हार्म हो जाएगा। तो यहाँ से मेरा कॉन्सेप्ट आता है या तो ओवर सैम्पलिंग या तो अंडर सैम्पलिंग। तो ओवर सैम्पलिंग और अंडर सैम्पलिंग मेरा दो अलग अलग कंडीशन है। तो इसमें जो अंडर सैम्पलिंग है, इसको बता देते हैं। Okay. ओके, तो देखो यहाँ पे ये है मेरा जो कि हम लोग देखे हैं, मतलब ये है मेरा कंटिन्यूअस सिग्नल। ठीक है, जो सैम्पलिंग का ये देखें, दिस इज माय कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल, और उसके साथ साथ यहाँ पे क्या है, एक ट्रेन ऑफ पल्सेस। ट्रेन ऑफ पल्सेस क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे सैम्पलिंग करने के लिए क्या है, ये जहाँ पे है ये जगह, अगर इस पोर्शन को अगर हम लोग देखेंगे, चलिए ओके, देखो तो इम्पल्स ऑफ ट्रेन्स ऑफ सैम्पलिंग फंक्शन। तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, एक खाली स्पाइक है, ये पर्टिकुलर एक जगह में खाली इसका एम्पलीट्यूड है और बाकी जगह में 0 है। ये जो सिग्नल हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, इस सिग्नल का Just type MMO1. हाँ, ये जो सिग्नल यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं इस जगह में, इसका अगर नेचर या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग देखेंगे तो हम लोग को क्या दिख रहा है कि अचानक से कोई एक पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंस पे कोई 1 सेकंड के लिए या फिर कोई मिली सेकंड के लिए, 1 मिली सेकंड के लिए या फिर कोई 1 सेकंड के लिए क्या है, एक जगह खाली एक तो स्पाइक दिख रहा है कि नहीं, बाकी जगह में 0 है। मतलब इस पर्टिकुलर इंस्टेंस में एक तो एम्पलीट्यूड का वैल्यू है
जीरो, वैल्यू है जीरो, मतलब ये जहाँ पे ये इम्पल्सेस दिख रहा है उस जगह पे उसका वैल्यू 1 है, और जहाँ पे इम्पल्सेस नहीं है उसके जगह पे उसका 0 है। ठीक है, थोड़ा सर्दी हो गया हमको इसलिए। अच्छा तुम लोग को सुनाई तो ठीक ठाक तो दे रहा है ना, क्योंकि गला मेरा पूरा पकड़ा हुआ है इसलिए हम जोर से बात नहीं यस कर पा मैम, रहे। सुनाई दे रहा है। ओके, ठीक है। तो उसके बाद जब हम लोग सैम्पलिंग किए हैं कोई भी सिग्नल का, हाँ एक जस्ट सेकंड सनी सर, तो ये जो सैंपल सिग्नल है, अब सैंपल सिग्नल में हम लोग क्या देख रहे हैं, सैंपल सिग्नल में हम लोग देख रहे हैं कि कोई एक भी पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंस के लिए यहाँ पे जहाँ पे हम लोग ट्रेन ऑफ पल्सेस देख रहे हैं वहां पे क्या है कि यहाँ पे इसका वैल्यू दिए हैं, यहाँ पे इसका वैल्यू दिए हैं, यहाँ पे इसका वैल्यू दिए हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, दिस कॉन्सेप्ट इज अ सैम्पलिंग का कॉन्सेप्ट है, और ये जो सिग्नल है दिस इज माय सैंपल सिग्नल। मतलब सैंपल सिग्नल मेरा कुछ इस तरीके का देखने में होता है। ठीक है, अब अगर फ्यू पॉइंट्स अबाउट सैम्पलिंग थ्योरम हम लोग देखेंगे तो सैम्पलिंग थ्योरम में क्या है, अब in the spectrum of sampling signal, as long as the signal is sampled, rate fs is greater than equals to twice fm, the spectrum will repeat periodically without overlapping। ठीक है, जिसका जो इफेक्ट है वो हम लोग यहाँ पे क्या है, इफेक्ट ऑफ अंडर सैम्पलिंग। अंडर सैम्पलिंग में क्या है, ये हर एक सैंपल्स है, ठीक है, ये जो हर एक लोब हम लोग को दिख रहा है, ये जो हर एक लोब है, ये हर एक लोब क्या है, एक एक सैंपल का जो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम में जो उसका कितना फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम क्या होता है, कोई कॉन्सेप्ट है तुम लोग का, कोई एक जन बताओ हमको, फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम का क्या कॉन्सेप्ट है तुम लोग के पास, या फिर तुम लोग क्या सोचते हो, व्हाट डू यू मीन बाय अ फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम, एनीवन? एनीवन, फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम बोलने से तुम लोग क्या जानते हो, या फिर ये वर्ड के अगेंस्ट में तुम लोग के पास क्या नॉलेज है, क्या है? फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम क्या है? अगर हम लोग कम्युनिकेशन को लेके बात कर रहे हैं तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम जो है वो एक वाइटल रोल प्ले करता है, और आगे चल के तुम लोग नेक्स्ट सेमेस्टर में मोबाइल कम्युनिकेशन, वायरलेस कम्युनिकेशन जहाँ पे पढ़ोगे वहाँ पे फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर या फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। Any idea regarding frequency spectrum? अच्छा, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो बेसिकली क्या है फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम, क्या है कि फ्रीक्वेंसी क्या है, या फिर जो भी सिग्नल्स है वो क्या है, कि हर एक का ये जो कोई पार्टिकल्स में जो वाइब्रेशन होता है, जब वो एक पर्टिकुलर रेट में वाइब्रेट होता है तो उसमें हम लोग क्या बोलते हैं कि वहाँ पे हम लोग को फ्रीक्वेंसी का हाँ सर, तो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम अगर है तो बेसिकली एकदम कॉमन टर्म में हम लोग बोल सकते हैं कि एक रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज है, एकदम मतलब एकदम बेसिक चीज में। ठीक है, ज्यादा हम लोग हाई फाई कुछ टर्मिनोलॉजी यूज नहीं करेंगे, कुछ नहीं, खाली एकदम हम लोग नॉर्मली जनरली बोल सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम में मेरा क्या है कि एक रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज है। अब क्या है कि ये जो फ्रीक्वेंसी का रेंज स्टार्ट हो रहा है ऑब्वियसली एक जो अगर, और फ्रीक्वेंसी कैसे जनरेट होता है कि जो कोई भी पार्टिकल्स है, अगर वो डस्ट पार्टिकल है या फिर कोई भी पार्टिकल है, पार्टिकल जब मूव करता है कंटिन्यूअस स्पीड में, तो मूव करने के कारण क्या होता है, वाइब्रेशन जनरेट होता है। और वाइब्रेशन जैसे एज ए एग्जांपल हम लोग बोल सकते हैं कि मान लो एक पॉन्ड में या फिर एक बाल्टी में पानी रखा हुआ है, ठीक है, अब अगर बाहर से हम लोग क्या करेंगे कि एक तो मतलब स्टोन लेके उस पर थ्रो करेंगे तो क्या होगा, उसमें वाइब्रेशन जनरेट होगा, उसमें वेव्स जनरेट होगा। तो ये जो वेव्स जनरेट हो रहा है वो किस लिए है कि वाटर का जो पार्टिकल्स है वो मूव कर रहा है, वो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में या फिर एक पर्टिकुलर पैटर्न में या फिर एक पर्टिकुलर मैनर में जो है वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो ये क्योंकि ये पर्टिकुलर पैटर्न में मूव कर रहा है तो उसके लिए मेरा क्या हो जाएगा,
कि उसमें वाइब्रेशन जनरेट हो रहा है, और इसी को हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो ऑब्वियसली फ्रीक्वेंसी का एक रेंज होगा, और फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हर्ट्ज बोलते हैं। और फ्रीक्वेंसी का 0, 10 हर्ट्ज, 100 हर्ट्ज, और धीरे धीरे ग्रेजुअली वो राइज करेगा। तो ऐसे करते करते क्या है कि हम जो इंसान है या फिर कोई भी जो मतलब जीव जंतु जो भी है, सबको किसी का एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी सेंस करने का एक एबिलिटी होता है। तो इंसान भी जो भी सेंस कर सकता है, मतलब जो देख सकता है, बोल सकता है, सुन सकता है, बस उसी टाइप का फ्रीक्वेंसी का एक पर्टिकुलर रेंज, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेंज और वीडियो फ्रीक्वेंसी रेंज। और इसके ऊपर नीचे और भी है, रेडियो फ्रीक्वेंसी रेंज है, हाई, उससे ज्यादा भी हाई फ्रीक्वेंसी रेंज है, सुपरसोनिक फ्रीक्वेंसी रेंजेस है। तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी, तो बेसिकली ये जो टोटल जो फ्रीक्वेंसीज का रेंज है, कि फ्रीक्वेंसी का रेंज कहाँ से शुरू होता है खत्म होता है, ये जो टोटल है इसको हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम। और फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम में क्या होता है, एक सर्टेन बैंड जो होता है, मतलब एक सर्टेन जो रेंज होता है, वो पर्टिकुलर कोई काम के लिए एलोकेट किया जाता है। ओके, मतलब उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी रेंज का कोई सिग्नल कोई उसको पकड़ सकता है, छोड़ सकता है। अगर हम लोग मोबाइल कम्युनिकेशन के एरा में चल जाए, या फिर मोबाइल कम्युनिकेशन के दुनिया में चल जाए, मोबाइल कम्युनिकेशन का एग्जांपल हम लोग इसलिए दे रहे हैं कि क्योंकि इस चीज को हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, तो इसका एग्जांपल को समझना थोड़ा हम लोग के लिए इजी हो जाता है। एज एन एग्जांपल हम बताना चाहेंगे इनफैक्ट, कि जैसे कि हम लोग का अभी जो सर्विस प्रोवाइडर्स है, तो क्या क्या है, मोस्ट ऑफ द पीपल जियो यूज करता है, एयरटेल है, वोडाफोन है, बीएसएनएल है। अब क्या है, ये एक सिनेरियो है कि एक कंट्री के अंदर जो अलग अलग कंपनीज है, जो अलग अलग कंपनीज अपना अपना जो सर्विस है वो दे रहा है। अब ये बताओ कि एयरटेल वाला के साथ ऐसा क्या कभी होता है कि एयरटेल टू एयरटेल में तुम कॉल करना चाह रहे हो, वोडाफोन में चला गया या फिर कहीं और चला गया? तो ये किस लिए नहीं होता है, क्योंकि उसका भी एक ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी रेंज जो है हर एक कंपनी का अलग। ये गया एक सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो हम लोग ये मतलब एक दूसरा सिनेरियो ये भी है कि पूरा वर्ल्ड में इतना सारा जो कंट्री है, सारे कंट्रीज का सब कोई मोबाइल को यूज कर रहा है, सब कोई अपना अपना कंट्री में सिक्योरिटी वाइज, और सिर्फ मोबाइल क्यों, अगर मिलिट्री का जो एप्लीकेशंस है वहां पे जो इंफॉर्मेशन कंटेंट, मतलब जो भी है यहाँ से वहाँ उन लोग को भेजना पड़ता है, जो कुछ भी है, कोई भी मैसेज इंफॉर्मेशन, उस रिगार्डिंग में भी अगर हम लोग देखें तो क्या ऐसा कभी होता है कि मिलिट्री एप्लीकेशन में कोई हम लोग का मोदी जी कुछ बताए किसी को और वो पाकिस्तान में चला गया, फिर चाइना में चला गया? नॉर्मली जनरली क्या ये होता है? इंटेलिजेंस का बात अलग है, नहीं होता है, क्योंकि एक सिक्योरिटी का मैटर है। तो ये कैसे नहीं होता है? क्योंकि पूरा वर्ल्ड वाइड भी सभी के पास एक अंडरस्टैंडिंग है कि कौन कौन सा फ्रीक्वेंसी रेंज में काम करेगा। सब कोई अपना अपना फ्रीक्वेंसी रेंज में काम करता है, सभी का ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसीज का जो रेंज है या फिर जो बैंडविड्थ है वो डिफरेंट है। ठीक है, कोई किसी के बैंडविड्थ में घुस नहीं सकता, और उसके हिसाब से सारा जो सिस्टम है उस सिस्टम को डिजाइन किया हुआ होता है, सारा सिस्टम को उसी के हिसाब से डिजाइन किया जाता है, सो दैट एक दूसरे के बीच में कोई भी कलिशन ना हो, कोई ओवरलैपिंग ना हो, कोई मिसकम्युनिकेशन ना हो, कोई भी मतलब सिक्योरिटी, मतलब मैसेज का लीकेज ना हो। एक सेकेंड, ठीक है, थोड़ा सा वेट करो, हम थोड़ा दरवाजा बंद करके आते हैं, नॉइज आ रहा है। Okay, so okay, तो क्या है, तो बेसिकली हम लोग क्या देखते हैं कि जो कोई भी सिग्नल है, सिग्नल क्या होता है, जो मेरा फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम में एक सम पोर्शन ऑफ फ्रीक्वेंसीज को ऑक्युपाई करती है,
और इसके हिसाब से बैंडविड्थ में एडजस्टमेंट होता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम। ठीक है, कि टोटल जो रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज है उसका जो उसमें जो भी सम पोर्शन कोई भी एलोकेट करेगा तो ये हो जाता है उसका फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम। ठीक है, अब क्या है कि मेरा जो एनालॉग सिग्नल था, एनालॉग सिग्नल से जब हम सैंपल्स करेंगे तो हर एक सैंपल का जो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम होगा, तो वो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम में क्या होगा, हर एक सैंपल क्या करेगा, सब पोर्शन को ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है, देखो जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये जो मेरा एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस में क्या मेरा क्या है, फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस में अगर फ्रीक्वेंसी है तो फ्रीक्वेंसी के लिए देखो यहाँ पे अलग अलग पॉइंट्स, ये है 0 हर्ट्ज। अच्छा, कट जाएगा तो तुम्हें रिजॉइन करना। ओके, अब 10 मिनट टाइम, 10 मिनट के बाद जब कट जाएगा तो तुम्हें फिर से 5 मिनट के लिए रिजॉइन कर लेना, 5 मिनट के लिए या फिर 10 मिनट के लिए रिजॉइन कर लेना। ओके, तो देखो ये है 0 हर्ट्ज, यहाँ पे है मेरा एफएस। एफएस क्या है, कौन सा फ्रीक्वेंसी है, जो मेरा सैंपल फ्रीक्वेंसी। हाँ बोलो। मैम आप पूछ रहे थे ना एफएस क्या था, सैंपलिंग। ओके ओके ओके, एफएस मेरा क्या था, सैंपलिंग का जो फ्रीक्वेंसी है वो सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी है। ट्वाइस ऑफ एफएस क्या है, जैसे जहाँ पे रिपीट हो रहा है वो है। फिर माइनस साइड में अगर हम लोग देखेंगे एक्स एक्सिस में तो रहता है क्या है, माइनस एफएस और ट्वाइस ऑफ माइनस एफएस। ठीक है, तो ये सब क्या है, फ्रीक्वेंसी रेंज के ऊपर या फिर फ्रीक्वेंसी का जो मेरा स्केल है उसके ऊपर अलग अलग पॉइंट्स है। मतलब सपोज अगर हम लोग एक नॉर्मल स्केल के साथ कंपेयर करेंगे तो एफएस की जगह एफएस जहाँ पे है उसको हम लोग 1 ट्वाइस ऑफ एफएस 2 थ्राइस ऑफ एफएस 3 जैसे 1 2 3 4 करके हम लोग स्केलिंग नहीं करते हैं, माइनस साइड में भी -1 -2 -3 करके जैसे स्केलिंग करते हैं, बस सिंपली वही चीज है, सिर्फ यहाँ पे सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी के हिसाब से कर रहे हैं क्योंकि फ्रीक्वेंसी है, तो इसीलिए हम लोग एक्स एक्सिस में लिखे हैं एफएस ट्वाइस ऑफ एफएस। अगर ज्यादा स्केल बड़ा रहेगा या फिर ज्यादा बड़ा जगह में हम लोग को ड्रॉ करना पड़ेगा और भी लोग हम लोग उस पर इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे तो 3f 4fs 5fs करके प्लस माइनस दोनों साइड में हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या है कि अंडर सैम्पलिंग और ओवर सैम्पलिंग क्या है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग देखेंगे कि मेरा जो सैम्पलिंग का कंडीशन जो है वो क्या है, fs इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 12 fm twice of fm। ओके, तो अब fs is now if fs is less than equals to twice of fm then this condition is known as the Nyquist rate। ठीक है, तो क्या, और क्योंकि यहाँ पे सारा सिग्नल क्या है, लिमिटेड रेंज का सिग्नल है, तो इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, सारे को बैंड लिमिटेड सिग्नल बोलते हैं। तो देखो पहला लाइन जो बोला बताया गया है कि व्हेन अ कंटीन्यूअस टाइम बैंड लिमिटेड सिग्नल इज सैंपल एट द रेट ऑफ लोअर देन Nyquist rate, that is fs is lower than less than equals to twice of fm, then the successive cycles of the spectrum of the sample signal overlap with each other as shown in the figure, and this condition is known as the aliasing। तो देखो क्या है, अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू है तो क्या होगा, अगर इक्वल्स रहेगा fs is equals to twice of fm तो क्या होगा, ये जो ओवरलैपिंग है वो नहीं रहेगा, यहाँ पे fm के पास क्या है, बस मतलब ये जो मेरा लोब्स है, मेरा लोब्स कैसा रहेगा, यहाँ से स्टार्ट होगा, ये कुछ इस तरीके से रहेगा, यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ पे खत्म होगा, फिर से स्टार्ट होगा, फिर यहाँ पे खत्म होगा कहीं बीचों बीच, फिर से स्टार्ट होगा, खत्म होगा। मीन्स यहाँ पे जो बीच में जो ओवरलैपिंग वाला पोर्शन है वो ओवरलैपिंग वाला पोर्शन नहीं रहेगा, और अगर ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ एफएम हो गया तो क्या हो जाएगा, ये बीच में डिस्टेंस हो जाएगा, ये कुछ इस तरीके से होगा, यहाँ पे होगा, फिर थोड़ा सा गैपिंग, फिर यहाँ से होगा,
तो बीच में क्या हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा गैप हो जाएगा। तो लेकिन यहाँ पे क्या है, इफ यहाँ पे कंडीशन क्या है, fs is less than twice of fm, तो hence the signal is undersampled। तो इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, सिग्नल मेरा अंडर सैंपल हुआ है, ठीक है, और जिसके कारण ये ओवरलैपिंग हो गया है। एंड इन दिस केस and some amount of aliasing is produces in this undersampling process, ठीक है। In fact, aliasing is the phenomena in which a high frequency component in the frequency spectrum of the signal takes identity of a low frequency component in the spectrum of the sample signal, ठीक है। अलाइजिंग में मेरा क्या होता है, वो जो ओवरलैपिंग होने के कारण मेरा है जो एक हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल होने के बावजूद भी वो एक लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल की तरह ट्रीटेड होता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कैसे। इन दिस फिगर वी कैन क्लियरली सी that because of the overlap due to the aliasing phenomena, it is not possible to recover the original signal xt from the sample signal gt by the low pass filtering, since the spectral components in the overlapping region add and hence its signal is distorted। अब देखो जो बताया है वो तुम लोग को लैंग्वेज समझ में आया। यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, हम लोग क्या देख रहे हैं, जो हर एक लोब है वो यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ पे फिर से एक जो मेरा एक्स एक्सिस है वहां पे कहीं पे टच होना चाहिए था, और यहाँ से फिर से उठना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये ओवरलैपिंग हो रहा है ये पर्टिकुलर जगह में। तो ये पर्टिकुलर जगह में ओवरलैपिंग होने के कारण हो क्या है कि यहाँ पे इसका जो एक्चुअल वैल्यू है, जो फ्रीक्वेंसी का जो एक्चुअल वैल्यू वो वैल्यू नहीं मिल रहा। तो हम लोग जो कम्युनिकेशन सिस्टम है, कम्युनिकेशन सिस्टम में जो हम लोग बेसिकली करते हैं वो ये है कि पहले एनालॉग सिग्नल है वो नॉर्मली मेरे जनरेट होता है नेचर में। हाँ बोलो। मैम बोल रहे थे fs ग्रेटर देन ट्वाइस fm नहीं हो सकता? हाँ होता है, तो जब ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ एफएम होगा तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ओवर सैम्पलिंग, ठीक है, ओवर सैम्पलिंग। और मेरा नाइक्विस्ट जो देखिए यहाँ पे वो मेरा नाइक्विस्ट क्राइटेरिया है। नाइक्विस्ट क्राइटेरिया में मेरा क्या है, नाइक्विस्ट क्राइटेरिया या फिर जो आइडियल कंडीशन, देखो जो आइडियल कंडीशन है, आइडियल कंडीशन क्या बोलता है, fs is greater than equals to twice of fm। कल हम लोग देखे थे तो आइडियल कंडीशन, जिस कंडीशन में मेरा सैम्पलिंग हम लोग करेंगे या फिर सैम्पलिंग करने का जो आइडियल कंडीशन है वो है मेरा fs is greater than equals to twice of fm। मतलब जो फ्रीक्वेंसी रहेगा, सैम्पलिंग का फ्रीक्वेंसी रहेगा, उसका वैल्यू जो है ट्वाइस ऑफ fm से या तो ज्यादा होगा और मिनिमम हो सकता है कि उससे इक्वल हो, ठीक है। तो वही मेरा एक आइडियल कंडीशन है। तो जब ओवरलैपिंग, देखो यहाँ पे क्या बोला गया है कि जब fs is greater than twice of fm, the spectrum will repeat periodically without overlapping। यहाँ पे जो अलाइजिंग में हम लोग देख रहे हैं कि ये ओवरलैपिंग हो रहा है, वो अगर ग्रेटर होता है तो उस कंडीशन में ओवरलैपिंग नहीं होता है। एंड इट मे बी आल्सो मे बी ऑब्जर्व फ्रॉम द फिगर दैट फॉर द केसेस fs is greater than twice of fm, the successive cycles are not overlapping each other। और क्या है, for the case of fs is equals to twice of fm, successive cycles are not overlapping each other but they are touching each other, they are only touching each other। मतलब देखो हाँ यहाँ पे ये जो fs is equal to twice fm में टच होगा सिर्फ मैम। हाँ देखो ये जो है ये चीज हम सोच रहे थे, नहीं तो हमको अभी ड्रॉ करना पड़ता है। देखो स्क्रीन में दिख रहा है सभी को क्लियरली, ये जो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम है, ये फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम किस चीज का है, fs is equals to twice of fm का है। मतलब क्या है कि यहाँ पे टच खाली सिर्फ टच कर रहा है लेकिन एक दूसरे के साथ ओवरलैप नहीं कर रहा है। पर अगर ये मेरा fs हो गया कि ट्वाइस fm से छोटा तो उस कंडीशन में ओवरलैप करेगा, और अगर fs ट्वाइस fm से बड़ा हो गया तो ये जो टच कर रहा है ना ये टच भी नहीं करेगा। तो अगर टच नहीं करेगा तो क्या होगा, एक लोब और दूसरे लोब के बीच में थोड़ा बहुत मेरा गैपिंग रह जाएगा,
Yep. तो ये हो गया मेरा आइडियल कंडीशन कि या तो मैक्सिमम टच कर सकता है या तो बीच में दोनों लैब्स का गैप हो सकता है। ये होता है मेरा नाइक्विस्ट क्राइटेरिया और ये मेरा आइडियल कंडीशन है। तो जब ये नहीं होता है, जब एफएस का जो वैल्यू है वो ट्वाइस एफएफ वैल्यू से कम हो जाता है, इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं अलाइजिंग। और उस कंडीशन में क्या होता है, ये जो लोब्स होते हैं, ये लोब्स क्या है, एक दूसरे के साथ ओवरलैप हो जाता है। ठीक है दीपक, समझ में आया? Yes, ma'am. ओके अच्छा, 1 मिनट से भी कम है तो हम ना इसको मतलब एंड कर देते हैं, तो लोग फिर से ज्वाइन करें। ओके join everyone and start again. Please join everyone. Okay. बाकी सब कहाँ चला गया? तो अब इस केस में क्या है कि ये जो fs is less than twice of fn, इसके कारण ये जो ओवरलैपिंग हो रहा है, तो ओवरलैपिंग होने से क्या है, ओवरलैपिंग होने से ये पर्टिकुलर पॉइंट हमको नहीं मिल रहा है फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम में। ये जो जगह है, इस जगह में हमको अगर एग्जैक्ट पॉइंट चाहिए कि मतलब एक लोग दूसरे लोग के साथ ओवरलैप हो जाए, तो अगर एक लोग दूसरे लोग के साथ ओवरलैप हो जाएगा तो हम लोग जब रिकंस्ट्रक्ट करेंगे, मतलब बेसिकली क्या है कि मैंने नेचुरली जो सारा एनालॉग सिग्नल है इसको हम लोग डिजिटली कन्वर्ट करेंगे, लेकिन डिजिटली कन्वर्ट करने के बाद फिर उसको एनालॉग में कन्वर्ट अपने को करना पड़ेगा, उसको रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे अगर अलाइजिंग हो जाता है या फिर अनसैम्पलिंग हो जाता है, तो क्योंकि लोब्स मेरा एक दूसरे के साथ ओवरलैप हो जा रहा है, तो हम एग्जैक्टली उसको कैसे फिर से रिकंस्ट्रक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये एक बेसिकली जो अलाइजिंग है या फिर अलाइजिंग का जो इफेक्ट, सॉरी, अलाइजिंग का जो इफेक्ट है, ये एक कॉम्प्लिकेशंस है। ठीक है, ये कॉम्प्लिकेशन है रिकवरी का। अगर ऐसा कंडीशन हो जाता है तो उससे क्या होता है कि हमको प्रॉब्लम होता है उसको रिकवर करने में। और इससे क्या होता है, जो मेरा हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल है एक लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल की तरह ट्रीट करता है। Since any information signal contains a large number of frequencies, so to decide a sample frequency is always a problem. और एक जो मेरा सैंपल एक सिग्नल होता है, उसमें क्या है, जब हम लोग उसको सैम्पलिंग कर देते हैं तो उसको हम लोग एक लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल से हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। तो क्योंकि उसमें बहुत सारा फ्रीक्वेंसीज रहता है, तो अगर उसमें अगर मिसमैच हो जाता है, ओवरलैप हो जाता है, तो ऑब्वियसली उसको रिकवरी करना काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो हम लोग उससे उसको रिकवरी नहीं कर सकते। देयरफॉर अ सिग्नल इज फर्स्ट पास थ्रू अ लो पास फिल्टर एंड दिस लो पास फिल्टर ब्लॉक्स ऑल frequencies which are above of FM hertz। तो इससे क्या होता है कि जो अनवांटेड फ्रीक्वेंसीज के कारण, जो ओवरलैपिंग के कारण जो हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल बन की तरह वो दिख रहा है या फिर वो ट्रीट कर रहा है, उससे क्या होता है, लो पास फिल्टर से क्या करते हैं हम लोग वो सब हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को कैंसिल आउट करते हैं, उसको सप्रेस करते हैं, और जो मेरा लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स है। दीपक तुम्हारा आवाज कट रहा है। नोटिफिकेशन बताइए कि अभी फ्रीक्वेंसी को अगर ज्यादा हो गया मैसेज तो क्या प्रॉब्लम होगा उसमें? अच्छा, तो देखो यहाँ पे क्या बताया गया है,
signal is undersampled. In this case, some amount of aliasing is produced in the undersampling. In fact, aliasing is the phenomena which high frequency component in the frequency spectrum of the signal takes identity of the low frequency component. मतलब जो भी हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स है वो एक लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट की तरह बिहेव करता है। ठीक है, अब क्या है कि जब कभी भी हम लोग सैम्पलिंग करते हैं तो बेसिकली क्या करते हैं, अगर हम लोग सैम्पलिंग करते हैं तो क्या करते हैं, ड्राइंग कर लेते हैं बेटा पहले सैम्पलिंग में होता क्या मैम साउंड क्लियर नहीं आ रहा आपको मैम। साउंड क्लियर नहीं आ रहा है, मैं स्लो आ रहा है। तुम्हारा खुद का प्रॉब्लम है, तुम्हारा आवाज इतना ज्यादा कट के आ रहा है, मुझे क्या पता। तुम्हारा अपना आई थिंक मेरा तुम थोड़ा बेटर नेटवर्क वाला एरिया में जाओ। सैम्पलिंग में क्या होता है, ये मेरा सिग्नल रहता है और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इस सिग्नल से कुछ इस तरीके का हम लोग एक सिग्नल बनाते हैं। हम लोग कुछ इस तरीके का सिग्नल बनाते हैं। ये सैम्पलिंग हो रहा है, सैम्पलिंग। हाँ, तो सैम्पलिंग से ही तो लाइजिंग आता है ना, ओवर सैम्पलिंग अंडर सैम्पलिंग। तो यहाँ पे क्या है, तो हर एक अब अगर हम लोग हर एक सैंपल्स का, और यहाँ पे जो हम लोग ड्रॉ किए हैं वो क्या है, ये जो हर एक पर्टिकुलर सैंपल्स का जो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम है या फिर फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ये लास्ट वाला तो ये क्या करते हैं, जिसमें हम लोग ये छोटा छोटा एक पोर्शन है, हर एक सैंपल बोलते हैं, और उन सारे सैंपल का जो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम हम लोग ड्रॉ करते हैं वो है मेरा दिस वन। ये वाला जो चीज है वो ये है कि हर एक सैंपल का फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम है, ठीक है। तो अब क्या है, अगर ये मेरा जो टोटल था, ओरिजिनल जो सिग्नल था वो एक लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल था, लेकिन यहाँ पे ये सिग्नल जो है एक हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल की तरह दिख रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे Yes, हम ma'am. इसका छोटा छोटा पार्ट में उसको डिवाइड करते हैं, और छोटा छोटा पार्ट में हम्म। उसको डिवाइड किए हैं, वो नजदीक Frequency. सारा सैंपल्स हो गया। तो जहाँ पे यहाँ पे अगर ये था, ये हाई फ्रीक्वेंसी लो फ्रीक्वेंसी का, ये हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल में इसको कन्वर्ट करते हैं। लेकिन ये जो हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल है, ये अगर एलाइजिंग होता है तो ये जगह में अगर टच नहीं करेगा, यहाँ पे जाएगा फिर से यहाँ पे जाएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी है। ये अगर इस जगह में टच नहीं करता है, जैसे कि सपोज याद करो ईडीसी में जब हम लोग फिल्टरिंग करते थे, एल फिल्टर में क्या आता है, एल फिल्टर का जो अगर हम लोग देखेंगे तो एल फिल्टर में मेरा क्या होता है, एल फिल्टर में क्या होता है, ऐसे फ्रिक्वेंसी रहता है, एक पूरा सिग्नल रहता है, और उसके बाद उसको हम लोग क्या करते हैं, ऐसे जाने के बाद वो ऊपर का, क्योंकि वो टच नहीं करता है, धीरे धीरे ऐसा रहता है। उसके बाद ये जो सारा जो मेरा अपर, हर एक लोग का जो अपर पोर्शन है उसको अगर हम लोग वेरीफाई कर देते हैं तो वो क्या होता है, इसमें हम लोग क्या बोलते हैं कि ऐसी कंपोनेंट जो है, ऐसी कंपोनेंट सारा उसके हम लोग रिमूव कर सकते हैं। सेम चीज यहाँ पे अगर ये जो मेरा पोर्शन है, ये पोर्शन जीरो को टच कर रहा है, इसको अगर टच नहीं करता है तो वो क्या होगा, यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा। अब अगर फ्रीक्वेंसीज बहुत ज्यादा है, सारा चीज नजदीक 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 है, तो वो कौन सा वैल्यू को लेगा, अब्राप्टली यहाँ पे एक वैल्यू ले सकता है, थोड़ा दूर में और एक वैल्यू ले सकता है, थोड़ा दूर में और एक वैल्यू ले सकता है। इस कंडीशन में क्या होगा, मेरा जो हाई फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल वो दिखेगा लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल या फिर लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल की तरह नहीं करेगा। जैसे यहाँ पे ओवरलैप हो चुका है तो ये सिग्नल कहाँ से लेगा,
इस पॉइंट में आएगा, फिर 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 इस पॉइंट में आएगा। अगर यहाँ पे ओवरलैपिंग है तो फिर यहाँ पे आएगा, तो फिर से जाएगा। अब ये अगर बहुत ज्यादा नजदीक है तो ओवरऑल क्या करेगा, वो एक एवरेज वैल्यू को ले लेगा खाली टॉप पोर्शंस को लेके। कहीं पे अभी एनालाइजिंग का इफेक्ट है, या फिर जो ओवरलैपिंग हुआ है कहीं पे थोड़ा कम हुआ है, कहीं पे थोड़ा ज्यादा हुआ है, तो जहाँ पे ओवरलैपिंग कम हुआ है तो उस जगह में वो जीरो के ज्यादा नजदीक है तो वहाँ पे लोग पता चलेगा। अगर कहीं पे ओवरलैपिंग ज्यादा हो चुका है, अगर ये पोर्शन जो है वो अगर यहाँ पे हो चुका है तो ये यहाँ पे फिर वो वैल्यू ले लेगा। तो इससे क्या है कि वो एक लो फ्रीक्वेंसी की तरह बिहेव करता है। ठीक है, देखो समझ में आया? यस मैम। Okay. Since any information signal contains a large number of frequencies, so to decide sampling frequency is always important. Obviously, बहुत ज़्यादा congested रहता है, large amount of frequencies रहता है, इसीलिए जो exact frequency है उसको decide करना हम लोग के लिए problematic है। बेसिकली इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक लो पास फिल्टर यूज करते हैं। लो पास फिल्टर से क्या होता है, मैक्सिमम जो हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स है हम लोग यूनिफाई वो लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स है पहले उसको पास कराते हैं। मेरा जो ओरिजिनल सिग्नल था जिससे हम लोग सैंपलिंग किए थे वो तो मेरा एक लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल था, उस सिग्नल को हम लोग पहले पास कराते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, द प्रोसेस इज नोन एज बैंड लिमिटिंग ऑफ द ओरिजिनल सिग्नल। जो ओरिजिनल सिग्नल का जो बैंड लिमिट है उसके अंदर में जो भी सारा कॉम्प्लेक्स हमको मिलेगा सिर्फ उसी को हम लोग पास कराते हैं, बाकी सबको हम लोग रिमूव कर देते हैं। और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं बैंड लिमिट करना। ठीक है, एंड दिस लो पास फिल्टर इज कॉल्ड द प्री-एलाइजर फिल्टर। इसको हम लोग प्री-एलाइजर फिल्टर बोलते हैं बिकॉज इट इज यूज्ड टू प्रिवेंट एलाइजिंग इफेक्ट। एलाइजिंग का इफेक्ट को प्रिवेंट करने के लिए इस चीज को हम लोग या फिर इस पर्टिकुलर फिल्टर को यूज करते हैं। एंड बैंड लिमिटिंग इट बिकेम easy to decide sampling frequency since the maximum frequency is fixed at the FM हर्ट्ज। और क्योंकि हम लोग बैंड लिमिट कर सकते हैं और उससे क्या होता है कि जो मेरा फिक्स पॉइंट जो हो गया, जब मेरा FM फ्रीक्वेंसी ट्वाइस ऑफ FM हो गया तो मेरा क्या होता है, वो जो FM है वो जगह मेरा फिक्स हो जाता है। इन शॉर्ट वर्ड एलाइजिंग हम लोग दो चीज करते हैं। क्या करते हैं, एक प्री-एलाइजिंग फिल्टर यूज करते हैं to limit the band of the frequency of the signal to FM hertz, मतलब FM से ताकि वो कम ना हो जाए उस चीज को हम लोग रिस्ट्रिक्ट करते हैं with the प्री-एलाइजिंग फिल्टर। and sampling frequency FM must be selected such that fs is greater than 12 of FM। और यहाँ पे FM का जो वैल्यू है हम लोग इसको इसी ध्यान में रखते हुए हमेशा सिलेक्ट करते हैं कि fs का वैल्यू हमेशा उससे दुगुना या फिर उससे थोड़ा ज्यादा रहे। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट एलाइजिंग। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वांटाइजेशन स्टार्ट करेंगे। किसी को कोई डाउट है? एनीबॉडी? एनी डाउट? ओके, मैं थैंक यू फॉर टुडेस क्लास। तुम लोग मॉड्यूल में घुस के अटेंडेंस दे देना। ओके, तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू, थैंक यू।